ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थे नेशनल कॉलेज के प्राध्यापक बने। उनके जीवन के साथ विद्रोह की कहानी जुड़ी हुई थी। वे विद्यार्थियों के लिए विद्रोह की जीती जागती मशाल थे। वे पढ़ाते पढ़ाते अंडमान की काल कोठरियों की श्राप बीती सुनाने लगते। विद्यार्थी इतने ध्यान से उनके कष्टों की कहानी सुनते कि उन्हें स्वयं को उन कष्टों की अनुभूति होने लगती। तीसरे प्रोफेसर थे श्री जयचंद्र विद्यालंकार, जो कॉलेज के वातावरण में राजनैतिक ज्योति जगाए रखते थे। इसी प्रकार और भी बहुत से श्रेष्ठ प्रोफेसर थे। इसी नेशनल कॉलेज में भगत सिंह भर्ती हो गए। भगत सिंह मैट्रिक पास नहीं थे। 9वीं क्लास में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। इस स्थिति में उन्हें कॉलेज के प्रथम वर्ष में कैसे दाखिल कर लिया गया? भाई परमानंद ने उनके ज्ञान की जांच की। अंग्रेजी में भगत सिंह कमजोर थे, परंतु क्योंकि उन्हें स्कूल की पुस्तकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक और राजनैतिक पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए इन विषयों में भगत सिंह का ज्ञान और सूझबूझ अपनी कक्षा से बहुत आगे थी। भाई जी उनके व्यक्तित्व, बातचीत, बुद्धिमत्ता और श्रादर्शवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। भाई जी ने उन्हें 2 महीने का समय विशेष तैयारी के लिए दिया और कॉलेज में ले लिया। परिश्रम करना भगत सिंह का स्वभाव था, इसलिए जल्दी ही वे अपने साथियों के साथ हो गए और पढ़ाई का काम ठीक चल पड़ा। 1915 से 16 की गदर योजना के असफल हो जाने के बाद पंजाब में सशस्त्र प्रयत्नों की कड़ी टूट गई थी और सिर्फ जयचंद्र विद्यालंकार ही एक ऐसे आदमी थे जिनका संपर्क बंगाल के क्रांतिकारियों से था। जिन विद्यार्थियों में राजनैतिक बेचैनी अधिक होती थी, वे जयचंद्र जी के निकट आ जाते थे। भगत सिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, विचार बहुत तेजस्वी थे। वे थोड़े ही दिनों में उनके बहुत निकट हो गए। इस निकटता ने भगत सिंह के अध्ययन को नियमबद्ध कर दिया और उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन आरंभ कर दिया, जिससे उनका ज्ञान विकसित और गहरा होने लगा। द्वारकादास पुस्तकालय पुस्तकें तो युवकों का नेशनल कॉलेज के साथ ही लाला लाजपत राय ने द्वारकादास पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। श्री राजाराम शास्त्री उन दिनों उस पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। भगत सिंह अपने स्वभाव के कारण उनके अच्छे मित्र बन गए थे। वे उनसे लाते ही थे, उनकी खाने पीने की चीजें भी छीन लेते थे। क्योंकि पुस्तकालय केंद्र था, वहाँ खूब राजनैतिक बहसें भी होती थीं, इसलिए C0 की निगाह पुस्तकालय पर रहती थी। इस बहस में भगत सिंह प्रातंकवाद और समाजवाद दोनों का समर्थन करते थे। रूस में कुछ क्रांतिकारी अपनी जान न्यौछावर करके अपने सिद्धांतों के प्रचार में विश्वास रखते थे। इसे आत्मबलिदान द्वारा प्रचार कहा जाता था। भगत सिंह को ऐसे क्रांतिकारियों ने सबसे अधिक प्रभावित किया था जो श्रात्मक बलिदान करके अपने सिद्धांतों का प्रचार दुश्मन की अदालत में खड़े होकर किया करते थे।
श्री राजाराम शास्त्री ने लिखा है, एक दिन मैंने एक अराजकतावादी पुस्तक पढ़ी। संभवतः उसका नाम था अराजकतावादी और अन्य निबंध। इसमें एक अध्याय था हिंसा का मनोविज्ञान। इसमें फ्रांस के अराजकतावादी नवयुवक वेला का वह बयान दिया गया था जो उसने गिरफ्तार होने पर अदालत के सामने दिया था। उसने बताया था कि कैसे पहले उसने ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान दिए और शांतिमय प्रदर्शन किए, पर शोषण पर कायम इस पूंजीवादी समाज के कर्णधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न फ्रांस की असेंबली में बम का धमाका किया जाए, जिससे बहरे शासक जग जाएं। बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है, यही सोचकर मैंने असेंबली में बम फेंका था। मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, सोते हुए शासकों को खूनी क्रांति से सावधान कर देना। श्रव मजिस्ट्रेट मुझे जो भी सजा दें, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्री राजाराम शास्त्री आगे लिखते हैं, वेला का बयान काफी लंबा और जोशीला था। उसे पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही नवयुवकों को मैंने उसे पढ़ने को दिया, पर जब भगत सिंह ने उसे पढ़ा तो वे मारे खुशी के उछल पड़े। उस पुस्तक को उन्होंने कई बार पुस्तकालय से अपने नाम पर लिया। वेला के बयान को उन्होंने याद कर डाला, कॉपी पर नोट कर लिया। मुझसे रोज आकर पूछते कि किस नवयुवक ने इसे पढ़ा है और उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। निश्चय ही वेला के उदाहरण ने उनके मन में यह संकल्प जगाया कि आगे चलकर मैं भी ऐसा ही करूंगा, और जब सचमुच उन्होंने ऐसा किया तो वे वेला को भूले नहीं और बम फेंकने के बाद असेंबली में फेंके पर्चे में उन्होंने वेला को सबसे पहले स्मरण किया था। उन्हीं दिनों जब गंभीर राजनैतिक अध्ययन और प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार के संपर्क से उनके मन में एक आतंकवादी चरित्र विकसित हो रहा था, एक दिन जयचंद्र जी के मकान पर ही विख्यात क्रांतिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल से उनकी मुलाकात हुई। इस परिचय और बातचीत के बाद भगत सिंह क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। क्रांतिकारी दल के सदस्य होते हुए भी वह कॉलेज के परिश्रमी विद्यार्थी बने रहे। इन्हीं दिनों उनमें अभिनय कला का भी खूब विकास हुआ। नेशनल कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था नाटकों के द्वारा जनता में गुलामी की पीड़ा और आजादी की बेचैनी पैदा करना। इस क्लब 13 द्वारा दिखाए गए नाटकों में भारत दुर्दशा, राणा प्रताप और सम्राट चंद्रगुप्त में भगत सिंह अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह सफल रहे। भगत सिंह का पगड़ी वाला चित्र इन्हीं दिनों का है। इस क्लब के नाटकों को कितनी सफलता मिली उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। विवाह की तैयारी 1923 में भगत सिंह F0A0 की परीक्षा पास कर B0A0 के प्रथम वर्ष में दाखिल हुए। घर में विवाह की चर्चा होने लगी। भगत सिंह की दादी ने उनसे विवाह के लिए आग्रह किया तो घर के बाकी सभी सदस्यों ने अपना उत्साह प्रकट किया। एक दिन उसी इलाके के एक बड़े जमींदार अपनी बहन के लिए भगत सिंह को देखने आए। भगत सिंह को उन्होंने बहुत पसंद किया और वे सगाई की तारीख तय कर गए। सगाई की इस बातचीत से जैसे भगत सिंह का मार्ग खुल गया। तैयारी पहले से थी ही। ग्रव घर में रहने का मतलब था विवाह के जुए के नीचे आना। वह यह सब कैसे स्वीकार करते? सगाई की निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व वे घर से लाहौर गए और फिर वापस नहीं लौटे। उनके पिता की मेज की दराज में रखा यह पत्र मिला। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसदे आला यानी आजादी हिंद के प्रसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में प्राराम और दुनियावी ख्वाहिशात वायसे कशिश नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वक्त के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की गई प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। 14 आपका ताबेदार भगत सिंह।
3 लाहौर से कानपुर भगत सिंह अपने पिता के नाम जो पत्र छोड़ गए थे उसमें साफ लिखा था कि वे देश सेवा के लिए समर्पित हैं और उसी काम से आगे बढ़ रहे हैं। वे लाहौर से चले और सीधे कानपुर पहुंचे। श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है कि उनके कहने पर भगत सिंह जी घर छोड़कर कानपुर चले गए। पहले पहल कानपुर में मन्नीलाल जी प्रवस्थी के मकान पर उनके रहने का इंतजाम किया गया। कानपुर क्षेत्र का काम उन दिनों श्री योगेश चंद्र चटर्जी देख रहे थे। भगत सिंह ने उनके साथ काम करना आरंभ किया। बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष और विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारियों से उनका परिचय वहीं हुआ। पहले कुछ दिन तो अखबार बेचकर भगत सिंह ने अपने खाने पीने का काम चलाया। बाद में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार के संपादन विभाग में बलवंत सिंह के नाम से काम करने लगे। वारों और पुलिस सतर्क हो गई थी क्योंकि कानपुर में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों का कुछ ग्राभास उसे मिल गया था। आठ भगत सिंह को विद्यार्थी जी ने शादीपुर गांव, जिला अलीगढ़ के नेशन स्कूल में हेडमास्टर बनवा दिया। भगत सिंह के घर के लोग उनके वापस न लौटने से बेहद परेशान थे। किसी को कोई खबर न थी कि वे कहाँ गए। इसी बीच उनकी दादी सख्त बीमार हो गई। बीमारी की हालत में उनकी एकमात्र तड़पन यही थी कि भगत सिंह को बुला दो, वह कहाँ है। सरदार किशन सिंह ने वंदे मातरम अखबार में विज्ञापन छपवाया कि भगत सिंह जहां भी हो लौट आएं। उनकी दादी सख्त बीमार है। वह विज्ञापन विद्यार्थी जी ने भी देखा, पर उन्हें क्या मालूम था कि बलवंत सिंह ही भगत सिंह हैं। उन्हीं दिनों भगत सिंह ने अपने मित्र रामचंद्र को पत्र लिखा। उसमें अपना पता भी दिया, पर साथ ही इस बात का जिक्र किसी से न करने को भी लिखा। रामचंद्र ने पत्र आने की बात जयदेव गुप्त से कही, परंतु पता नहीं बताया। सबने बहुत आग्रह किया तो बोले, पता तो मैं नहीं बता सकता, हाँ साथ चल सकता हूँ। रामचंद्र और जयदेव गुप्त जब कानपुर विद्यार्थी जी के पास पहुँचे तो उन्हें उससे बातचीत करने पर यह पता चला कि बलवंत सिंह ही भगत सिंह हैं। भगत सिंह दूर से अपने दोनों मित्रों 15 को प्राते देख कहीं जा छिपे किशन सिंह को बताई तो और उनसे मिले नहीं। लौटकर दोनों ने सारी बात सरदार उन्होंने विद्यार्थी जी के नाम एक पत्र भेजा जिसमें भगत सिंह को वापस भेजने का श्राग्रह किया। साथ ही भगत सिंह के नाम एक पत्र भेजा जिसमें दादी जी की बीमारी की सूचना दी। साथ ही यह भी लिखा कि वे निश्चित होकर लौट श्राय विवाह की कोई बात नहीं की जाएगी। विद्यार्थी जी के आग्रह से और पिता के पत्र में दिए इस आश्वासन से कि अब विवाह के लिए प्राग्रह नहीं होगा तथा दादी की बीमारी की खबर से उनका मन पिघल गया और भगत सिंह कोई 6 माह बाद घर लौटे। उन्हें घर में देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। भगत सिंह दादी की सेवा में जुट गए। कभी उन्हें दवा पिलाते तो कभी खूब हंसाते। कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ हो गई। वास्तव में उनका रोग यही था कि उनके लाडले भगत सिंह उनकी प्रांखों से दूर थे। वे आ गए, रोग दूर हो गया। जबरदस्त संगठन करता। इन्हीं दिनों एक घटना ने सिद्ध कर दिया कि भगत सिंह कितने जबरदस्त संगठन करता हैं। उन दिनों गुरुद्वारों पर से रूढ़िवादी महंतों का प्रभाव हटाकर गुरुद्वारों की देखभाल की जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को देने के लिए अकाली आंदोलन चल रहा था। ननकाना साहब के गोलीकांड और लाठीचार्ज से हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक दिवस मनाया गया। भुजा पर काली पट्टी बांधकर नाभा के महाराजा ने भी जब शोक मनाया तो वायसराय उनसे सख्त नाराज हुए और उन्हें गद्दी से उतारकर देहरादून में नजरबंद कर दिया। इस पर मोर्चा ननकाना साहब से हटकर जैतों, नाभा में जम गया। सरकारी आदेशानुसार इन जत्थों को पानी तक पिलाने की मनाही थी। जैतों जाने वाला एक जत्था भगत सिंह के गांव बंगा से गुजरने वाला था। सरकार और उसके भक्त इन जत्थों को महत्वहीन सिद्ध करने में लगे थे, पर राष्ट्रभक्त इनका धूमधाम से स्वागत करते थे।
जत्थेदार सरदार करतार सिंह धौर सरदार ज्वाला सिंह लाहौर जाकर सरदार किशन सिंह से मिले और कहा कि आप बंगा में जत्थे का स्वागत करने के लिए बाएं। उनका बंबई जाना पहले से ही निश्चित था, फिर भी उन्होंने स्वागत की जिम्मेदारी ली और व्यवस्था के लिए भगत सिंह को गांव भेज दिया। गांव के लोग जत्थे का स्वागत करना चाहते थे, परंतु सरदार बहादुर दिलबाग सिंह श्रानरेरी मजिस्ट्रेट यह ऐलान कर चुके थे कि जत्थे वालों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि कुओं पर से डोल उठा लिए जाएं ताकि जत्थे वाले खुद खींचकर भी पानी न पी सकें। 16